नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम लेकर के आए हैं 30 अप्रैल के इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट क्वेश्चंस, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, जो श्रृंखला हमारी जारी है उसी का ये अगला भाग है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके पास जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और अगर आप इस करंट की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं मुफ्त में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के एकलव्य पीसीएस सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाती है। चलिए, तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम यहाँ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो देवानंद कुंवर हैं, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बिहार एवं त्रिपुरा, बिहार एवं दिल्ली, बिहार एवं उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों, वो है बिहार एवं त्रिपुरा। ठीक है, ये जो कांग्रेस के नेता हैं देवानंद कुंवर, ये बिहार एवं त्रिपुरा राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। एडिशनल जानकारी क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। बिहार एवं त्रिपुरा राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुशल राजनेता, विधिवेत्ता, शिक्षाविद एवं प्रशासक थे। ठीक है, कांग्रेस से जुड़े हुए थे और 86 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया है। यानी आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका सामान्य अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लोग इसको करना नहीं चाहते हैं, है ना। लोगों में डर है कि यदि हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, शमशान घाट पर जो लोग होते हैं, यदि हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे तो ऐसी स्थिति में हो सकता है बीमारी हमें भी लग जाए, है ना। तो ज़्यादातर लोग जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं, है ना। तो ये एक समस्या है यहाँ पर देखा जाए तो। और दूसरा ये भी है कि सामाजिक रूप से भी इसका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। तो इसको देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का जो भी लोग विरोध करेंगे उनको 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 3 साल की सज़ा उन्हें दी जाएगी। और केवल सज़ा ही नहीं है, कुछ जुर्माना भी है, जो कि हम आगे देखते हैं। तो आप देख पाएंगे तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया है। हो सकता है उसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाए। ठीक है, इस तरीके का नियम बना दिया है तमिलनाडु सरकार ने, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है 30 अप्रैल को, प्रश्न है 29 अप्रैल को, मैं इसको 30 पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। और इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को। ठीक है, देखें इसकी व्याख्या। 29 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नृत्य आ जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 29 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावरे की जन्म स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है या उसको स्थापित किया है। ठीक है, फिलहाल जानकारी ये है कि 29 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अगला सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण, हाल ही में
किस हाई कोर्ट ने जाति का उल्लेख नहीं करने को कहा है? ठीक है, यानी ये कौन सा हाई कोर्ट है जिसने ये कहा है कि सरकारी जो कामकाज हो रहे हैं कोर्ट में उसमें किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख ना किया जाए? ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट इसका सही जवाब है। ठीक, आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करके प्रदेश की सभी अदालतों में जाति का उल्लेख नहीं करने को कहा है। यह साफ कहा गया है कि अधीनस्थ अदालतें और ट्रिब्यूनल्स के किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक आदेश में जाति का उल्लेख ना किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इसका पालन भी होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ पूरे भारत में इसका पालन होना चाहिए। जाति व्यवस्था को समूल रूप से समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जाति से व्यक्ति को कोई लाभ तो नहीं है, है ना, समाज में भेदभाव ही बढ़ता है। इसलिए जाति को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। आगे देखें प्रश्न नंबर 5। भारत सैन्य के क्षेत्र में सबसे अधिक खर्चा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? ये जो करंट है ये सवाल बेहद ही वेरी इम्पोर्टेंट श्रेणी में ये सवाल है। आपको बहुत हद तक उम्मीद है कि पेपर में ये सवाल आपको सीधे सीधे मिल जाए, है ना। तो इसके सारे पहलुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे इस सवाल का जो जवाब है वो है विद्यार्थियों तीसरा। ठीक है, भारत तीसरा विश्व का सबसे अधिक सैन्य खर्चा करने वाला देश बन गया है। तो ऐसी स्थिति में पहला कौन है? तो पहला है मेरे बच्चों यूएसए और दूसरा है चाइना। ठीक है, पहला है यूएसए और दूसरा है चाइना। ये सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले देश हैं और भारत पहली बार इस श्रृंखला में तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रश्न उठता है कि भारत ने कितना खर्चा किया 2019 में, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो मेरे बच्चों भारत ने वर्ष 2019 में अपनी सेना पर तकरीबन 71.1 अरब करोड़, मतलब 71.1 अरब डॉलर का खर्चा किया। ठीक है, वर्ष 2019 में भारत ने 71.1 अरब डॉलर खर्च किए अपनी सेना के ऊपर, और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसलिए भारत तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्चा करने वाला देश बन गया है। पहला है यूएसए, दूसरा है चीन। यदि हम देखें चौथे और पाँचवें नंबर पे कौन है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथे नंबर पर है बच्चों रूस और पाँचवें नंबर पर है सऊदी अरब। ठीक है, तो ध्यान रखना, रूस और सऊदी अरब क्रमशः चौथे और पाँचवें नंबर पर है। प्रश्न उठता है भारत ने इतना खर्चा कर कैसे लिया 2019 में? तो उसके काफ़ी कारण हैं, है ना। जैसे अभी हम देखें तो भारत ने राफेल खरीदे हैं, ये भी एक बड़ा खर्चा था, है ना। इसके अलावा जो हमारी सैन्य क्षमता है उसको आधुनिक बनाने के लिए भी अरुण जेटली ने काफ़ी सारे पैसे खर्च किए थे। उस समय पे वो जो है भारत के सैन्य मंत्री थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है काफ़ी खर्चा, उस समय वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने काफ़ी बजट जो है अलॉट किया था सेना को लेकर के, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे है भारत के किस शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है? ठीक है, ठीक, ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। और इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है आपका लखनऊ, है ना। लखनऊ में ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मौजूद है और वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दे दी गई है। ठीक, अब प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली क्या है तो इसको हम जान लेते हैं। देखो भाई, प्लाज्मा क्या है कि बॉडी में प्लाज्मा होता है। ठीक है, बॉडी में पानी होता है और बहुत सारा प्लाज्मा होता है, यही दो चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। तो ऐसे मरीज जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उनके प्लाज्मा को निकाल कर, है ना, उसको डाला जाएगा रोगी के शरीर में, जिससे वो उस रोगी के शरीर में मौजूद कोरोना को समाप्त करने का कार्य करेगा। ये है प्लाज्मा थेरेपी। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कल ही ये ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये अपनी टेस्टिंग फेज़ में है, ये कोई सर्टिफाइड इलाज नहीं है।
आपने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा कि लोग इसके लिए बड़ा अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब तो इलाज मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ICMR ने कहा ये टेस्टिंग फेज़ में है, अगर इसके सारे टेस्ट कामयाब होते हैं तब इसको एक इलाज माना जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ये इलाज नहीं है, ये बस एक एक्सपेरिमेंट है जो चल रहा है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि ये पूरी तरह से सफल होता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7। अमेज़न इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न, लोकल माई ऑन अमेज़न, लोकल एरिया अमेज़न, अमेज़न माई लोकल शॉप्स। और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न। ध्यान रखना अमेज़न इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न। आप देख सकते हैं अमेज़न इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों के लिए लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय दुकानदारों का सशक्तिकरण करना है ताकि वे मौजूदा संसाधनों तथा संपदाओं का उपयोग करते हुए बड़े ग्राहक आधार का लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, ये क्या है? यह है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में सेबी ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? जापान, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। और इसको सवाल को हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं पहले के करंट अफेयर्स में। हमने देखा था कि सेबी ने किसके लिए ये आदेश जारी किया है कि आप इस देश से आने वाले FDI पे निगाह रखो, तो वो देश है चाइना। ठीक है, चाइना कोरोना संकट के दौरान भी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए भारत जो है इस बात पर अड़ गया है कि हम इस बात पर निगाह रखेंगे कि चीन से कितना FDI इंडिया में आ रहा है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट बात है ये। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? बेसिकली पॉइंट ये है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 30% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? ऑप्शन है यस बैंक, केनरा बैंक, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक। और इसका जो सही जवाब है वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 30% शेयर खरीद लिए हैं। देख सकते हैं आप, एक्सिस बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ये डील जो है टोटल 1600 करोड़ रुपए में होगी। ठीक है, जो 30% शेयर हैं ये 1600 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे। और आज के लिए अंतिम सवाल, हाल ही में किसने अमित खरे को केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रामविलास पासवान या नितिन गडकरी। तो इनकी जो नियुक्ति की है वो की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्त किया है अमित खरे को केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव, सेक्रेटरी। आप देख सकते हैं हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना तथा प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है। ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट अफेयर जो कि 30 अप्रैल से जुड़े हुए थे। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।